अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? आपसे सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 12 की एक्सरसाइज देखेंगे बच्चे। सबसे पहले एमसीक्यूज देखते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फंडामेंटल पार्टिकल। अच्छा, इन सब में से फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन से होते हैं? इन सब में से फंडामेंटल पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था। ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हमने पढ़े थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स पढ़े थे, क्वार्क्स वगैरह पढ़े थे। इलेक्ट्रॉन्स वगैरह में इलेक्ट्रॉन्स वगैरह होते हैं। लेकिन इसके अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो हमने कहा था प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो होते हैं ये डिविजिबल होते हैं, ये फंडामेंटल नहीं होते, ये क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और मीजॉन्स भी जो होते हैं वो क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं। तो इन सब में जो फंडामेंटल होगा, जो इनडिविजिबल होगा, वो हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। सेकंड वाला एमसीक्यू जो है बच्चे, ये क्रॉस हुआ है तो ये नहीं करना। थर्ड वाले पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू ड्यू सिलेबस कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ पार्टिकल क्रिएट्स एनिहिलेशन। एनिहिलेशन होता है जिसमें बच्चे पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल के साथ मिलके ना कह लें कि लाइट प्रोड्यूस करवाता है, ठीक है, मतलब रेज प्रोड्यूस करवा रहा होता है, गैमा रेज प्रोड्यूस करवा रहा होता है। तो पार्टिकल और एंटी पार्टिकल, इन सब में जो पेयर है ना हमारे पास पार्टिकल और एंटी पार्टिकल का, वो हमने पढ़ा था। हमारे पास इलेक्ट्रॉन होता है और उसका एंटी पार्टिकल क्या होता है? पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है। ये हम लोगों ने टॉपिक में पढ़ा था। पार्टिकल और एंटी पार्टिकल इसको बोलते हैं बच्चे। दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होती है, सिर्फ चार्ज डिफरेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, पॉजिट्रॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है। बाकी मैथ चार्ज सारा कुछ सेम होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने टॉपिक में पढ़ा था, ये मैटर और एंटी मैटर में, ठीक है। तो यहाँ में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है दैट इज सी पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये हमारे पास एंटी पार्टिकल होता है। और पेयर एनिहिलेशन या एनिहिलेशन ऑफ मैटर में हमने कहा था कि जब एक पार्टिकल अपने एंटी पार्टिकल के साथ, मतलब जब इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन के साथ मिलता है, तो वहां पे हमारे पास क्या होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वेव्स प्रोड्यूस होती है, ठीक है, गैमा रेज। आगे पीछे रिड्यूस सिलेबस में अगेन 12.4 भी क्रॉस हुआ हुआ है, 12.5 भी क्रॉस हुआ हुआ है, 12.6 पे आ जाए। कहते हैं व्हेन अ न्यूट्रॉन हमारे पास चेंजेस इनटू अ प्रोटॉन देन वी विल ऑब्जर्व कि जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो हमारे पास कौन सा डिके होता है? बीटा माइनस होता है, बीटा प्लस होता है, या गैमा होता है? ये हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ा था कि जब बीटा न्यूट्रॉन जो होता है ना हमारे पास, ये हमने बीटा माइनस डिके में पढ़ा था, ठीक है। बीटा डिके, बीटा माइनस, इसमें हम लोगों ने ये टॉपिक पिक किया था कि जब न्यूट्रॉन डिके करता है तो साथ में एक प्रोटॉन में ना आता है, साथ में हमारे पास बच्चे एक वो बीटा माइनस इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकल रहा हो। प्रोटॉन न्यूक्लियस, सॉरी, न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होता है ना, अगर न्यूक्लियस से हमारे पास इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसको बीटा माइनस बोलते हैं, और साथ में एंटी न्यूट्रिनो। तो ये हमने रिएक्शन पढ़ा था। तो न्यूट्रॉन जब भी प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो बीटा माइनस, बीटा माइनस मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को बीटा माइनस कब बोलते हैं? जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, तो उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग नाम दे देते हैं बीटा माइनस का, ठीक है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट ऑप्शन इसका ए होगा, बीटा माइनस डिके होगा। मतलब बीटा माइनस डिके का मतलब है बीटा माइनस न्यूक्लियस से निकल रहा होगा, ठीक है। आगे 12.7 है, कहते हैं बेरियन इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ बेरियंस, बच्चे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को बोलते हैं, ठीक है। तो बेरियंस में हमारे पास अगर बात करें तो थ्री क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो बेरियंस में हमारे पास प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं, उसके लिए ये ना तीन तीन क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं, तो इसलिए इसको नाम देते हैं बेरियंस का, ठीक है। आगे कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस हैज नेग्लिजिबल इफेक्ट व्हेन एलिमेंट्री पार्टिकल्स बिटवीन एलिमेंट्री पार्टिकल्स। कौन सी हमारे पास जो है नेग्लिजिबल इफेक्ट होंगे? ये हमारे पास सबसे ज्यादा होंगे ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स होती है जिनका मास, मैसिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, मास की वजह से होती है, जैसे स्टार्स के दरमियान हो गया, प्लैनेट्स के दरमियान हो गया। अब एलिमेंट्री पार्टिकल्स हो गए लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वगैरह, इलेक्ट्रॉन वगैरह, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह, उनका मास तो बहुत कम होता है, इसलिए इनके दरमियान ग्रेविटी की फोर्स भी क्या होगी? बहुत कम होगी। अगेन हमारे पास बच्चे 12.9 जो है रिड्यूस सिलेबस में क्रॉस हुआ है, तो हम ये नहीं करेंगे। कहते हैं आगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स ऑफ, बिटवीन न्यूक्लियॉन्स ऑफ। अच्छा, जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज होती है मुझे न्यूक्लियस में कोई भी चीज़ है, चाहे वो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, जो भी होता है ना, सबके सारे पार्टिकल्स के दरमियान होती है। तो न्यूक्लियर फोर्सेज जो होती है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज, वो ऑल ऑफ दीज के दरमियान होंगी। न्यूक्लियर फोर्सेज होते हैं जो न्यूक्लियस में पाई जाती है। अब न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, तो वो प्रोटॉन प्रोटॉन के दरमियान में होंगी, न्यूक्लियन तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के दरमियान में होंगी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के दरमियान में होंगी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दिस, सबके दरमियान में होती है, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन पार्टिकल हैज द हाईएस्ट एनर्जी आयनाइजेशन पावर। अच्छा, इसके लिए हम लोगों ने मुझे बोला था, इसके लिए ना अल्फा पार्टिकल होते हैं। अच्छा, अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं? अल्फा पार्टिकल हमारे पास बोलते हैं, हमारे पास हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है, हीलियम के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन होते हैं, तो इस प्रोटॉन की वजह से इसके ऊपर जो होता है ना +2 चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो इसकी आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। आयनाइजेशन पावर
मतलब बच्चे ये देखे ना, अल्फा पार्टिकल बच्चे उसको बोलते हैं जिसके ऊपर +2 चार्ज होता है, ठीक है। अब ये न्यूट्रल अगर पार्टिकल्स है, एटम्स है, जब ये अल्फा पार्टिकल इनके पास आता है तो इन एटम्स के ना इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कैप्चर करना है, क्योंकि इसके ऊपर हाईली पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। जब इनके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं तो पीछे पॉजिटिव आयन्स बच जाते हैं। इसको कहते हैं आयनाइजेशन। आयनाइजेशन का मतलब होता है किसी एटम से इलेक्ट्रॉन का निकालना। इसके ऊपर +2 चार्ज होता है तो इसकी अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है। अगर इसके कंपैरिजन में देखा जाए, हमारे पास मजीद जो रेडिएशन होती हैं बीटा के ऊपर वो माइनस चार्ज होता है। अब बीटा जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल करेगा, लेकिन चार्ज कम है तो ये कम रिपल्जन होगी, हमारे पास आयनाइजेशन कम होती है। इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करता, तो हम कहते हैं आयनाइजेशन सबसे कम होती है। अल्फा के ऊपर सबसे ज़्यादा चार्ज होता है, +2 चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो हम कहते हैं इसकी आयनाइजेशन ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा कह लें निकालने की इसमें सलाहियत होती है। आगे 12.12 है हमारे पास, कहते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन, सॉरी पेनिट्रेटिंग पावर। पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब है कितनी अंदर तक जा सकते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो पेनिट्रेटिंग पावर होती है ना वो गैमा की होती है। क्यों? क्योंकि गैमा को मैंने अभी आपको दिखाया कि इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं होता, तो ये रिएक्शन नहीं करता, आयनाइज नहीं करवाता, तो ये अंदर तक चला जाता है, ठीक है। इसके लिए हमने पेनिट्रेटिंग पावर का मतलब होता है किसके अंदर से गुजर जाना है। अल्फा जो है वो जल्दी स्टॉप हो जाता है, आयनाइजेशन पावर इसकी ज़्यादा होती है, बीटा थोड़ा आगे तक जाता है और गैमा बहुत अंदर तक चला जाता है, ठीक है। तो पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गैमा की होती है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट एमसीक्यू है, कहते हैं चेंज अगर इन द एटॉमिक नंबर के, एटॉमिक नंबर किस तरह से चेंज होता है ऑफ ए न्यूक्लियस बट इट्स मास नंबर रिमेन द सेम बाय डिके। मतलब हमारे पास कौन सा ऐसा डिके है जिसमें एटॉमिक नंबर जो है वो चेंज हो रहा होता है लेकिन मास नंबर जो है वो चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। इसके लिए ना हम लोगों ने डिके प्रोसेस देखे थे। ये सबसे पहले अल्फा डिके देखा था जिसमें हमने कहा था कि जो नया न्यूक्लियस आएगा उसका मास चार्ज नंबर भी चेंज हो जाएगा 2 से, और हमारे पास उसका मास नंबर भी चेंज हो जाएगा, तो ये तो हमारे पास डिके प्रोसेस नहीं है। बीटा माइनस हमने डिके देखा था। बीटा माइनस डिके में हमने देखा था कि हमारे पास जो है ना, ये देखें, इसमें हमने कहा था चार्ज नंबर चेंज हो जाता है लेकिन मास नंबर चेंज नहीं होता, मास नंबर सेम रहता है, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? बीटा डिके। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डिके, बीटा डिके। ये हम लोगों ने ना बच्चे डिके प्रोसेस देखे थे। आगे हमारे पास है 12.14, कहते हैं ना न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू प्रोटॉन, कि आपके पास न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है किसमें? प्रोटॉन में। अब बताएं एटॉमिक नंबर जो है ना वो चेंज होगा बाय 1, मतलब एटॉमिक नंबर भी चेंज हो रहा है। मैथ नंबर के ऊपर इफेक्ट क्या आएगा? ये तो अभी हमने बात की कि मैथ नंबर हमारे पास क्या रहता है, अगर न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है प्रोटॉन में, मतलब बीटा डिके हो रहा है, तो उसका मैथ नंबर क्या रहता है? सेम रहता है, ठीक है। हमने बीटा डिके पढ़ा था। बीटा डिके में हमने कहा था कि बेसिकली क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन तब्दील होता है प्रोटॉन में, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन आता है और साथ में हमारे पास न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो आ जाता है। प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर रह जाता है, इसलिए प्रोटॉन नंबर बढ़ जाता है, जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ जाता है। अब हमारे पास बाहर आ जाता है तो बीटा माइनस डिके होता है बच्चे। अब न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूट्रॉन किस में तब्दील हो रहा होता है? प्रोटॉन में। तो पार्टिकल्स की तादाद तो उतनी ही रह रही होती है, सिर्फ तब्दील हो जाता है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, तो मास नंबर चेंज नहीं होता, हमारे पास एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है, ठीक है। तो बीटा डिके में जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में तब्दील होता है तो मास नंबर चेंज नहीं होता, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? रिमेन सेम, कि उसका मास नंबर सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। आगे हमारे पास 12.15 जो है बच्चे रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, 18 पे आ जाए। कहते हैं प्रोटॉन इज कम्पोज ऑफ अप एंड डाउन क्वार्क, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ द क्वार्क, हमारे पास प्रोटॉन के बारे में बता रहा है कि प्रोटॉन किन दो क्वार्क से, किन क्वार्क से मिलकर बनता है? 3 क्वार्क। तो बच्चे प्रोटॉन जो होता है ना, हमारे पास 2 अप क्वार्क होते हैं उसमें, और एक डाउन क्वार्क होता है। ये क्वार्क हमने पढ़े, ये हमने प्रोटॉन में पढ़ा था कि 2 इसमें अप क्वार्क होते हैं और एक इसमें डाउन क्वार्क होता है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन का हमने देखा था। तो ये देखें, ये प्रोटॉन होता है हमारे पास, 2 अप क्वार्क होते हैं उसमें, एक डाउन होता है, और न्यूट्रॉन में इसके अपोजिट होता है, न्यूट्रॉन में 2 डाउन होते हैं और एक अप। आपसे प्रोटॉन का पूछा हुआ है तो इसमें 2 अप क्वार्क होंगे और एक डाउन क्वार्क होगा, ठीक है। लास्ट में हमारे पास एमसीक्यू है, कहते हैं द नंबर ऑफ क्वार्क्स दैट कंपोज ऑफ ए न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने क्वार्क से मिलकर बनता है बच्चे? वो भी 3 क्वार्क से मिलकर बनता है। उसमें 2 डाउन होते हैं और एक अप होता है। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर दिखाया, उसमें न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क होते हैं और एक अप, मतलब 3 क्वार्क से मिलकर बनता है, ठीक है। ये मोस्ट कॉमनली ये 2 जो एमसीक्यूज हैं ये पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारे पास कह लें कि चैप्टर 12 के एमसीक्यूज से जो हमने देखे अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन पे। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट डू डिफरेंट आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव कॉमन। आइसोटोप्स में क्या चीज़ कॉमन होती है और क्या चीज़ वो डिफरेंट होती है, ठीक है। ये हमने आइसोटोप्स देखे थे कि हमारे पास ना, ये जब हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे इस चैप्टर के स्टार्ट में, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे हमने ये देखा था आइसोटोप्स की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी यहाँ पे, कि आइसोटोप्स उनको बोलते हैं, ऐसे न्यूक्लियाई को बोलते हैं जिनके सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उनको हम नाम देते हैं आइसोटोप्स का। जैसे कार्बन होते हैं उसके 3 आइसोटोप्स होते हैं,
तो इनमें सेम क्या होता है, इनमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और डिफरेंट क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। लाइक ये देखिए, ये कार्बन के ना आइसोटॉप्स दिखाए हुए हैं। अब इनमें कार्बन के आइसोटॉप्स में क्या है कि हमारे पास प्रोटॉन्स की तादाद सेम है, प्रोटॉन 6 ही है। तब्दील क्या हो रहा है, न्यूक्लियस में बच्चे न्यूट्रॉन्स की तादाद से चेंज हो रही है। तो ओवरऑल अगर न्यूट्रॉन की तादाद चेंज हो रही है तो ओवरऑल हम कहेंगे हमारे पास न्यूक्लियस का मास नंबर चेंज होता जा रहा है। मतलब इसमें टोटल 12 पार्टिकल्स हैं, इसमें टोटल 13 है और इसमें टोटल 14 न्यूक्लियॉन्स कह लें, ये पार्टिकल्स कह लें, ठीक है। अब हमारे पास ये देखिए, किसी में इसमें प्रोटॉन की तादाद 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो रहा। और किसी भी एटम में ना बच्चे जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसमें हमारे पास 6 प्रोटॉन्स है तो इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कहीं पे भी जो रिएक्शन होता है ना, केमिकल रिएक्शन, कोई बॉन्डिंग होती है, जैसे कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग होगी, आयनिक बॉन्डिंग होगी, उसमें रिएक्शन कौन लेते हैं बच्चे, उसमें केमिकल रिएक्शंस में ना इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट कर रहे होते हैं। अब आइसोटॉप्स में सब में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है, तो इसलिए सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी, सबके रिएक्शंस एक जैसे होंगे क्योंकि तादाद सेम है इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है मास वगैरह, वो डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि इसमें 12 है हमारे पास पार्टिकल्स ओवरऑल न्यूक्लियस में, इधर हमारे पास 13 है, तो इनके जो है कह लें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज मैथ डिफरेंट होता जाएगा। तो अगर इसका आंसर हम एग्जैक्टली देखें हमारे पास ई बुक से, तो कहते हैं हमारे पास पहले डिफाइन किया आइसोटॉप्स, इनको बोलते हैं जिनका चार्ज नंबर सेम होता है, मैथ नंबर डिफरेंट होता है। अब इनमें सेम क्या होंगे, इनमें प्रोटॉन्स की तादाद सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या होती है, डिफरेंट होती है, जिसकी वजह से इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। केमिकल प्रॉपर्टीज याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर डिपेंड करती हैं, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मैथ्स वगैरह जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चे रिड्यूस सिलेबस में 12.2 हमारे पास नहीं है, 12.3 भी नहीं है, 12.4 चलते हैं बच्चे। फिलिंग मिसिंग पार्टिकल्स एंड न्यूक्लियस, क्या आपके पास ये क्वेश्चन दी हुई है कि हमारे पास कैल्शियम है वो डिके कर रहा है बीटा माइनस डिके के साथ, ठीक है, और साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो है। और हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पहले फर्स्ट वाले कैल्शियम जब डिके करेगा बीटा माइनस, अब बीटा माइनस जब हमने देखा था तो वो देखते हैं, ये हमारे पास बच्चे पेरेंट न्यूक्लियाई था, जब इसमें से बीटा माइनस निकलता है साथ में एक एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, तो हमने देखा था बीटा माइनस निकलेगा ना तो हमारे पास साथ में क्या होगा, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता था बाय फैक्टर 1, मैथ नंबर चेंज नहीं होता, वो सेम रहता है। इसका मतलब है अगर इसका एग्जैक्टली आंसर की बुक से देखें तो कैल्शियम जब डिके करेगा तो हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है एटॉमिक नंबर इसका इंक्रीज हो जाएगा बच्चे, ये थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे ये देखें कैल्शियम है, आपने प्रोडक्ट बताना है, डॉटर बतानी है। अब हमारे पास बीटा माइनस डिके है, इसका मतलब है जो आएगा यहाँ हमारे पास, यहाँ पे आप इसकी जगह एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है, कि डॉटर न्यूक्लियाई है फॉर एग्जाम्पल, मुझे नहीं पता, तो एक्स के साथ साथ में इसका मैथ नंबर सेम रहेगा 45 ही रहेगा, इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा बाय फैक्टर 1, तो वो 21 हो जाएगा, साथ में बीटा माइनस का डिके और एंटी न्यूट्रिनो। ये हमें पता है कि ये हमारे पास जो प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास कैंडियम होता है, लेकिन आपके लेवल पे बच्चे आपको ये प्रोडक्ट नहीं याद रहेगा, तो उसके लिए आप यहाँ पे सिंपली एक्स भी लिख सकते हैं कि जो डॉटर न्यूक्लियाई आएगा वो एक्स फॉर एग्जाम्पल जो भी है, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, उसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाएगा बाय फैक्टर 1, ठीक है। आगे हमारे पास दूसरा कॉपर है, वो डिके कर रहा है गैमा रेडिएशन। अब बताएं जो डॉटर आएगा उसका एटॉमिक नंबर मास नंबर किस तरह से चेंज होगा। अच्छा, गैमा रेडिएशन में हमने देखा था कि अगर कोई एक्साइटेड स्टेट में और साथ में गैमा रेडिएशन डिके हो रहा होता है तो सिर्फ और सिर्फ ये होता है वो एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल में आ जाता है, उसका प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, वो वही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ ये जो स्टार बना हुआ है ना बच्चे, ये खत्म हो जाएगा, वो इसकी एक्साइटेड स्टेट खत्म हो जाएगी। आप यहाँ पे ये वाला सारा ये थ्योरी नहीं भी लिखते तो भी ओके, आप ये सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन मेंशन कर देते ना तो हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट और क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाई न्यूट्रिनो मस्ट बी रिलीज्ड इन अ पॉजिट्रॉन एमिशन, कि जब पॉजिट्रॉन हमेशा बीटा पॉजिटिव का डिके होता है तो हमारे पास वहाँ पे क्यों रिलीज हो रहा होता है न्यूट्रिनो। ये बीटा पॉजिटिव डिके में हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास बेसिकली एक प्रोटॉन तब्दील होता है न्यूट्रॉन में तो उसका प्रोटॉन नंबर कम हो जाता है, साथ में ना एक बीटा पॉजिटिव डिके होता है, ठीक है, पॉजिट्रॉन इसको मिशन बोलते हैं, ठीक है, और साथ में न्यूट्रिनो। कहते हैं ये न्यूट्रिनो हमारे पास मिशन क्यों होती है, इसका आंसर हमने बताना। कहते हैं जब हम लोगों ने बीटा पार्टिकल का डिके पढ़ा था, चाहे वो हमारे पास बीटा माइनस था चाहे वो बीटा पॉजिटिव था, बीटा माइनस में हमारे पास क्या होता है कि एंटी न्यूट्रिनो डिके करते हैं, मतलब वो मीटर हो रहा होता है साथ में पार्टिकल, और बीटा प्लस में क्या होता है, न्यूट्रिनो। कहते हैं ये जो दो पार्टिकल्स डिके करते हैं ना, चाहे वो न्यूट्रिनो है चाहे वो एंटी न्यूट्रिनो है, इनके ऊपर चार्ज वगैरह कोई नहीं होता, इनका मास भी बहुत कम होता है, ठीक है। कहते हैं ये जो है ना जब ये डिके करते हैं तो ये इनकी कुछ ना कुछ एनर्जी भी होती है और कुछ ना कुछ इनका मोमेंटम भी होता है जब भी ये मिशन हो रहा होता है। तो ये बेसिकली क्यों हम इसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि हमने एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन ओवरऑल कंजर्व रखवानी होती है। मतलब हमारे पास यहाँ पे ये जो एंटी न्यूट्रिनो बीटा माइनस में डिके कर रहा है या फिर ये न्यूट्रिनो हमारे पास बीटा प्लस में डिके कर रहा है, इसलिए होता है क्योंकि बच्चे इनकी ना कुछ एनर्जी और मोमेंटम भी होती है। हमारे पास ये ज़रूरी होता है कि जो रिएक्शन से पहले हमारे पास कह लें पेरेंट न्यूक्लियाई है उसकी एनर्जी और मोमेंटम बाद वाली एनर्जी और मोमेंटम के इक्वल हो।
तो इसकी कुछ एनर्जी भी होती है, कुछ मोमेंटम भी होती है, जो इन सब के साथ कंबाइन करके वो इसको ओवरऑल इक्वल करवाएगी पेरेंट के साथ। तो हम कहते हैं इसकी एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन रिएक्शन की उसको इक्वल करवाने के लिए हम लोग इसको कंसीडर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एनर्जी और मोमेंटम कंजर्वेशन को इंश्योर करने के लिए, उसकी कंजर्वेशन को इंश्योर करने के लिए हमारे पास न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो का डिकेज ज़रूरी होता है, ठीक है। मतलब जब भी रिएक्शन होता है तो कुछ ना कुछ एनर्जी हमारे पास एक्स्ट्रा होती है, वो न्यूट्रिनो या एंटी न्यूट्रिनो लेके रिलीज हो रहे होते हैं। और दूसरा इनका कुछ मोमेंटम भी होता है। मोमेंटम का मतलब होता है स्पीड, कुछ बेसिकली एबिलिटी टू मूवमेंट होती है, ठीक है। तो वो भी इसके साथ इसको रिलेट करवाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन फर्मियंस एंड बोसॉन्स। फर्मियंस बच्चे उसको बोलते हैं जिनकी हम कहते हैं फीमेल्स लाइक नेचर होती है, बोसॉन्स उनको बोलते हैं जो बॉयज़ लाइक नेचर होती है, जिसमें हम लोगों ने इसमें डिफरेंस भी देखा था। ये जब हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स पढ़े थे ना, तो इसमें हमने ये इस टॉपिक में हमने देखा था फर्मियंस और बोसॉन्स, ठीक है। तो बोसॉन्स किसको बोलते हैं, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस को ओबे करते हैं, फर्मियंस जो है पॉलीड्रॉक को ओबे करते हैं। तो इसमें हमने ये डिफरेंस देखा था, ये जब मैंने आपको करवाया था तब हमने डिटेल में किया था। अब इसको एक्सरसाइज से देख लेते हैं की बुक से। तो कहते हैं फर्मियंस जो होते हैं वो मैटर पार्टिकल्स होते हैं जिसकी जो स्पिन होती है वो हाफ इंटेग्रल होती है, ठीक है। और ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करते हैं। पॉली मैंने वो आपको भी बताया था, ठीक है। और बोसॉन्स जो होते हैं इनके इंटेग्रल, मतलब इनकी वैल्यू जो होगी ये 1 होगी या 2 होगी या 3, इंटेग्रल नंबर होता है 0 1 2 3। और ये बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं। ये अच्छा, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब क्या है बच्चे, एक एनर्जी स्टेट में ना 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकते, 2 पार्टिकल से, और दोनों डिफरेंट होंगे। अगर एक की स्पिन पॉजिटिव होगी दूसरे की नेगेटिव होगी, ठीक है। तो एक स्टेट में 2 से ज़्यादा नहीं होते और 2 भी ऑपोजिट स्पिन के साथ होते हैं, ठीक है। और कह लें बोस आइंस्टाइन क्या कहते हैं, एक स्टेट में नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक जैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास इनकी अगर देखा जाए कि उनकी जो स्पिनिंग होती है बच्चे, उनकी हाफ होगी, या +1 होगी या -1/2 होगी। मतलब फर्मियंस की जो स्पिन होती है +1/2 होगी या -1/, स्पिन का मतलब होता है अपनी एक्सिस के गिर्द रोटेट करना। इनकी वैल्यू हाफ इंटेग्रल में होती है। और बोसॉन्स की जो होती है वो हमारे पास फुल इंटेग्रल, मतलब 1 2 3 इस तरह से होगी। आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देख 12.7 बच्चे हमने ये नहीं करना, रिड्यूस सिलेबस में क्रॉस हुआ हुआ है। 12.8 कहते हैं कैन देयर बी पेयर प्रोडक्शन ऑफ फोटॉन्स हैविंग एनर्जी 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पेयर प्रोडक्शन के लिए ऐसा हो सकता है कि 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के साथ प्रोड्यूस हो जाए। एक्सप्लेन करें बच्चे, ऐसा पॉसिबल नहीं। अच्छा, पेयर प्रोडक्शन में हमने ये पढ़ा था कि जब कोई गैमा रेडिएशन आ रही होती है उसके रिश्ते में अगर कोई न्यूक्लियस आता है तो वो गैमा रेडिएशन 2 पार्टिकल में डिके कर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन में और पॉजिट्रॉन में। इसके लिए हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर प्रोड्यूस करने के लिए इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए। इसकी एनर्जी हमने कहा था इन दोनों के रेस्ट मास के इक्वल होनी चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने ये देखा था कि इसकी एनर्जी जो है वो क्या होनी चाहिए, इन दोनों पार्टिकल्स के मास, किसी भी एनर्जी पार्टिकल का जो रेस्ट मास एनर्जी होती है, रेस्ट मास एनर्जी जो होती है ना, ये आइंस्टाइन ने दी थी कि एनर्जी और मास एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, E = mc² से दी थी, ठीक है। अब हमारे पास m0c², हमारे पास किसी भी पार्टिकल की एनर्जी है, ठीक है। ये एनर्जी मैस को एनर्जी में कन्वर्ट करवाने का तरीका होता है। अब हमने फाइंड आउट करना था टोटल एनर्जी रिलीज कितनी है। 2 पार्टिकल्स होते हैं ना पेयर प्रोडक्शन में, तो टोटल इन दोनों की एनर्जी के इक्वल जो हो रहा है वो एनर्जी 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी, तो पेयर प्रोडक्शन होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इसी आंसर को देखते हैं हमारे पास 8 वाले को, पेयर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए, क्योंकि पेयर प्रोडक्शन के लिए मिनिमम एनर्जी कितनी चाहिए, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर इतनी एनर्जी होगी तो पेयर प्रोडक्शन प्रोड्यूस होगा, अगर इससे कम होगी तो पेयर प्रोडक्शन अकर नहीं करेगी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बड़ी दफ़ा बोर्ड में आता भी है, ठीक है। आगे आते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीटा पार्टिकल एंड इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था बीटा पार्टिकल इसको कहते हैं जो न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, इलेक्ट्रॉन ही होता है लेकिन अगर न्यूक्लियस से बाहर निकल रहा है तो उसको बीटा पार्टिकल बोल देते हैं। और इलेक्ट्रॉन वो जो होता है जो न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है। मतलब अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो बाहर रिवॉल्व कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन है, अगर लेकिन अंदर अगर हमारे पास न्यूट्रॉन के प्रोटॉन में तब्दील होने की वजह से वहाँ से अगर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो उसको नाम दे देंगे बीटा पार्टिकल का। तो इसका आंसर हम देखते हैं हमारे पास बीटा पार्टिकल और इलेक्ट्रॉन में फ़र्क क्या होता है। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है इलेक्ट्रॉन जो है फंडामेंटल पार्टिकल है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। और ये यूजुअली कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहा होता है। लेकिन इसके कंपेरिजन में अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास किसी कह लें कि न्यूक्लियस से एमिट हो रहा हो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से एमिट हो रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं बीटा पार्टिकल का। वो बीटा पार्टिकल किसी भी सिचुएशन में निकल सकता है, जब न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास प्रोटॉन में तब्दील हो या प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन में तब्दील हो, तो वहाँ से बीटा पार्टिकल की मिशन हो सकती है। जैसे ये हमने बीटा माइनस डिके पढ़ा था ना, तो हमने कहा था उसमें बेसिकली होता है क्या, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन तब्दील होता है एक प्रोटॉन में प्लस इलेक्ट्रॉन में, और ये इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा इस इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं बीटा पार्टिकल का। बीटा पार्टिकल वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि हमारे पास बीटा पार्टिकल किसको कहते हैं, जब न्यूक्लियस से जो बाहर निकल रहा होता है।
न्यूक्लियस से जो बाहर निकलता है बीटा डिके में, ठीक है, बीटा माइनस डिके में। और ये डिके कब होता है? जब न्यूट्रॉन तब्दील होता है प्रोटॉन में, तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन की एमिशन होती है, ठीक है। बाकी से इन दोनों की प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बीटा पार्टिकल कहाँ से निकल रहा होता है? ये न्यूक्लियस से निकल रहा होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बाहर एटम के न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व कर रहे होते हैं। आगे हमारे पास है 12.10, हाउ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कन्वर्ट टू ईच अदर। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बेसिक डिफरेंस क्या होता है हमारे पास? प्रोटॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर बनता है, न्यूट्रॉन भी, लेकिन प्रोटॉन में 2 अप होते हैं और 1 डाउन होता है, और न्यूट्रॉन में क्या होता है? 2 डाउन होते हैं और 1 अप होते हैं। कहते हैं अगर इसने कन्वर्ट होना हो इसमें, तो फिर वो कैसे कन्वर्जन हो? इसके लिए ना ये हमने टॉपिक देखा था बीटा डिके इन टर्म्स ऑफ क्वार्क्स के। क्वार्क्स में हमारे पास क्या होता है? न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क से मिलकर बनता है, प्रोटॉन भी। अब अगर न्यूट्रॉन जो है वो हमारे पास प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, तो वो बेसिकली इसमें क्या होता है? उसमें एक डाउन क्वार्क जो है वो किस में जा रहा होता है? अप क्वार्क में जा रहा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा होता है? ये आपको ना क्वार्क्स का स्ट्रक्चर बताया था हमने कि प्रोटॉन भी 3 क्वार्क से बनता है, न्यूट्रॉन भी। प्रोटॉन हमारे पास 2 अप होते हैं और 1 डाउन होता है, और न्यूट्रॉन हमारे पास 2 डाउन होते हैं और 1 अप होता है। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में जाएगा तो बेसिकली इसका एक डाउन क्वार्क इसमें जा रहा होगा, अप क्वार्क में जा रहा होगा, तो वो इसको हमने क्वार्क्स की फॉर्म में लिखा था, ठीक है। एक डाउन क्वार्क किस में जा रहा होगा? अप में। तो इसी चीज़ को पूछ रहे हैं कि अगर हमने उसके बारे में देखना हो तो किस तरह से डिके करता है। तो प्रोटॉन, यही 2 क्वेश्चन आपके पास लिखे हैं। न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में तब्दील होता है, साथ में इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो होता है, ठीक है। और हमारे पास अगर हम बात करें, अगर प्रोटॉन तब्दील होगा न्यूट्रॉन में, तो साथ में क्या होगा? बीटा पॉजिटिव होगा और साथ में न्यूट्रिनो हो जाएगा। यहाँ पे उसने क्वार्क्स की फॉर्म में नहीं लिखा, लेकिन क्वार्क्स की फॉर्म में पीछे ये शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि आपने न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में तब्दील करवाना है, तो क्वार्क्स की फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? तो डाउन किस में जाएगा? अप में। बाकी वो 2 चीज़ें सेम रहेंगी। सिंपल, आपने न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में जाना है, तो हमारे पास न्यूट्रॉन प्रोटॉन में डिके होगा, तो साथ में हमारे पास एक एंटी न्यूट्रिनो आ जाता है, साथ में बीटा माइनस आ जाता है। और प्रोटॉन का रिएक्शन भी वो लिख रहा है कि अगर प्रोटॉन ने न्यूट्रॉन में जाना है, तो साथ में बीटा पॉजिटिव आ जाएगा और साथ में न्यूट्रिनो आ जाएगा। नेक्स्ट बच्चे 12.11, हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना। 12.12 पे आ जाए, कहते हैं डिफरेंशिएट करें बिटवीन हेड्रॉन्स और लेप्टॉन्स। अच्छा, ये टॉपिक भी था हमारे पास, हेड्रॉन्स और लेप्टॉन्स। ये बेसिकली हेड्रॉन्स और लेप्टॉन्स हैं, ठीक है। लेप्टॉन्स वैसे बेसिकली जिसको बोलते हैं जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह। हेड्रॉन्स जो होते हैं मुझे फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं होते, ये डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो इसमें पर आ जाते हैं हेड्रॉन्स के आगे टाइप्स आ जाती हैं, जिसमें बेरियॉन्स आ जाते हैं और हमारे पास मीजॉन्स वगैरह आ जाते हैं। तो ये हमने डिटेल में किया था, आप लेक्चर को रेफर कर लीजिएगा। अभी इसको हम एक्सरसाइज से देख लेते हैं। हमारे पास डिफ्रेंशिएट करना है हमारे पास हेड्रॉन्स में और लेप्टॉन्स में। तो कहते हैं जो हमारे पास बेसिकली अगर हम बात करें कि जो स्ट्रॉन्ग, जिनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं उनको हम लोग हेड्रॉन्स बोलते हैं, मतलब ये क्वार्क्स वगैरह से मिलके बनते हैं, ठीक है। इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है, और जिनमें हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होती उनको लेप्टॉन्स बोलते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स वगैरह हो गया। एग्जाम्पल वही दे रहा है, हेड्रॉन्स जो है हमारे पास इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं, क्योंकि बच्चे ये न्यूक्लियॉन्स क्वार्क्स वगैरह से मिलकर बनते हैं। और लेप्टॉन्स में हमारे पास कौन से आ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। मतलब जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस होती है वो हमेशा क्वार्क्स के दरमियान पाई जाती हैं। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन तो क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं ना, तो ये हेड्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होंगे। लेकिन अगर इसके कंपैरिजन में अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो बच्चे इलेक्ट्रॉन में तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फोर्सेस नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास न्यूक्लियस से बाहर होते हैं, तो इसलिए इनके ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज नहीं होंगी। तो लेप्टॉन्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज नहीं होती, लेकिन जो हेड्रॉन्स जो बेसिकली क्वार्क्स से मिलकर बनते हैं, जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेज पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मुझे 2 शॉर्ट क्वेश्चन 12.13 12.14 नहीं है। 12.15 पे चलते हैं। मीजॉन्स किसको बोलते हैं और इसके एग्जांपल दें। मुझे मीजॉन्स उसको बोलते हैं जो एक क्वार्क और इसके एंटी क्वार्क से मिलकर बनता है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल, मीजॉन्स उसको बोलते हैं जो एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क, मतलब कोई सा भी क्वार्क होगा उसके ऊपर बार लगा देते हैं ना, उसको एंटी क्वार्क बोलते हैं, उसको बोलते हैं मीजॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसके अगर आंसर एग्जैक्टली की बुक से देखें तो वो हमारे पास आ जाता है कि फॉर एग्जांपल मीजॉन्स हमने देखना है। मीजॉन्स कहते हैं मुझे जो एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर बनता है, ठीक है। कम्बिनेशन होती है क्वार्क का और एक एंटी क्वार्क का। तो इसके डिफरेंट एग्जांपल है, आप एक आदि कर लीजिएगा। पायोन आ जाता है जिसमें बच्चे वो हमारे पास 2 क्वार्क से मिलकर बनता है, एक अप से और एक डाउन क्वार्क से, मतलब अप होगा और उसका एंटी क्वार्क होगा, या फिर डाउन होगा उसका एंटी डाउन क्वार्क होगा, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल काफ़ी होगी। इसके अलावा के ऑन भी होते हैं, ये भी डिफरेंट क्वार्क्स और इनके एंटी क्वार्क्स से मिलकर बनता है। हमारे पास ईटा भी होते हैं, ये भी डिफरेंट क्वार्क्स और इनके एंटी क्वार्क्स। लेकिन मोस्ट कॉमनली बच्चे पायोन की एग्जांपल ली जाती है, लाइक जैसे ये पायोन नेगेटिव है जो एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क से मिलकर बन रहा है, ठीक है। तब जिसमें एक डाउन क्वार्क है और एक एंटी क्वार्क।
एंटी अप क्वाक है, ठीक है। मतलब क्वाक और एंटी क्वाक कोई सा भी हो सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल इसमें ऐसा नहीं है कि ये डाउन है तो ये एंटी डाउन ही होगा, ये कोई सा भी एंटी हो सकता है, ये एंटी अप भी हो सकता है, एंटी चार्म भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। एक क्वाक होना ज़रूरी है और एक उसका एंटी क्वाक, उसका नहीं, कोई सा भी एंटी क्वाक सॉरी, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन थे हमारे पास बेसिकली। अगर इस चैप्टर के देखें मजीद बच्चे इसमें कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई मिसिंग हो, कोई समझ ना आया तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।